लेक्चर नंबर 13 एडिशनल लेक्चर ट्रेड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपने ये स्टडी किया था, लेकिन वहां पे जो डिस्कशन की थी वो देख लेते हैं फिर से एक बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखे तो बहुत सारे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, बहुत सारे हैं। तो वो सारे यहाँ पे स्टडी नहीं करते, लेकिन आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वो एटॉमिक रेडियस है, सेकंड इज आयनिक रेडियस, थर्ड इज आयनेशन एंथैल्पी, फोर्थ इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड फिफ्थ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारे ट्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। हमने ये लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन डिफाइन द टर्म्स पे हमें एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जो बताया गया है डिफाइन द टर्म्स एडिशनल क्वेश्चंस में ले लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 में भी आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी। एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वान डेर वाल रेडियस, ये नया रेडियस है, आप इसको समझ पाओगे। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे तब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिफाइन द टर्म्स है, तो पहली डेफिनेशन ये है कि हम एटॉमिक रेडियस को किस तरह से डिफाइन करें। आप जानते हो कि जो एटम है उसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन हाइजेनबर्ग ने ये बताया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपने जाना था कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, यानी कि न्यूक्लियस के जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन तक सर्कुलर मोशन में, यानी कि सर्कुलर जो पाथ है वो फॉलो करेगा, और उसके बाद में जो है वो सारे ओवल शेप यानी कि अनइवन शेप यानी कि डिफरेंट शेप, उसका जो यानी कि जो मोशन होगी वो डिफरेंट होगी, ओवल शेप की तरह होगी। तो उस तरीके से हमें पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पे है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंस है, हम ये नहीं जानते। तो उसके वजह से हम एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी गई है, तो वो देख लीजिए, थोड़ी डिफरेंट है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ये है, टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं कहूँ कि आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, उसको एटॉमिक रेडियस कहा जाएगा। ऐसा आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा है। लेकिन जो भी एटॉमिक रेडियस है, जो भी एटम्स में जो एटम्स हैं वो किससे, कौन से बॉन्ड से फॉर्म हुए हैं, वो आयनिक है या वो कोवेलेंट है या मेटालिक है, तो उसकी तरफ से डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो आपको एटॉमिक रेडियस की ये डेफिनेशन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी गई है, वो आपको याद रखनी है, लेकिन ये फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। क्यों, मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए एक परफेक्ट डेफिनेशन ये आएगी, एटॉमिक रेडियस की अगर डेफिनेशन जानना चाहते हो तो ये कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और जो आगे के आयनिक रेडियस है उसके हिसाब से हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने कहा कि एक एटम है, ये एटम है और ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये दूसरा एटम है यानी कि वही एटम है और इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस उसको ज्वाइन करो, ये दोनों, उसका हाफ एवरेज यहाँ पे लिखा ही है, एवरेज हाफ वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो है डिस्टेंस उसको बाय 2 कर दो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका एटॉमिक रेडियस। ये बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन रखनी पड़ेगी, एनसीईआरटी के हिसाब से ये टेक्स्ट बुक में दी गई है, आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन कोवेलेंट रेडियस में मिलेगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो एटॉमिक रेडियस है कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। देखिए मैंने अभी बताया, जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसके डिस्टेंस के जो जगह है यानी कि जो डिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है उस पर डिपेंड होगा। इट कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, वहां पे आपको ये पता चलेगा कि जो एटॉमिक रेडियस है वो कितनी होती है, और पिकोमीटर में मेजर की जाती है, आपको याद रखना पड़ेगा पिकोमीटर, सही है, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन एक बार फिर से, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to the outermost shell of the electrons in the atom of any element is called its atomic
रेडियस। लेकिन ये डेफिनेशन सच्ची मानी नहीं जाएगी, ओके, यहाँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। लेकिन जो भी एटम्स कौन से बॉन्ड से फॉर्म हुआ है उस पर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे सेकंड हमने डेफिनेशन ले ली, कोवेलेंट रेडियस आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, द एवरेज हाफ वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म करता है उसमें कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज एटॉमिक रेडियस। फिर से एक बार, द एवरेज हाफ वैल्यू ऑफ the distance between nuclei of two bonded atoms in a covalent molecule is considered as atomic radius। अगर हम मान लें कि ये एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और वो कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे उसको कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहा जाएगा। और कोवेलेंट मॉलिक्यूल में एवरेज जो हाफ डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, कोवेलेंट रेडियस। और उसको जो नोन एज कोवेलेंट रेडियस ऑफ एलिमेंट, उसको कंसीडर्ड एज एटॉमिक रेडियस। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, आपको याद रखना पड़ेगा। सॉरी, इन Cl2, यानी कि डाइक्लोरीन ले लेते हो तो डाइक्लोरीन में यहाँ पे होमो है, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है ये। तो यहाँ पे होमो का मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल होगा। हेटेरो न्यूक्लियर उसका मतलब होता है NOCO, यानी कि जहाँ पे एलिमेंट डिफरेंट हो उसको हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, जिसको होमोन्यूक्लियर कहेंगे। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे एक Cl एटम ये है, एक Cl एटम ये है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, दोनों डिस्टेंस यहाँ मेजर किया गया तो 198 पिकोमीटर था, लेकिन एवरेज हाफ डिस्टेंस यानी 198 डिवाइड बाय 2 उसका मतलब 99 पिकोमीटर आएगा। तो वो एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन है, वो आपको याद रखना है। नॉन मेटल्स में कोवेलेंट रेडियस पाई जाती है, आपको वो भी याद रखना पड़ेगा। थर्ड है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड बनाएगा इसलिए मेटल्स में नहीं होता, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे थर्ड डेफिनेशन है मेटालिक रेडियस की, द एवरेज हाफ वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन अ मेटालिक क्रिस्टल इज कॉल्ड, यानी कि अगर मैं ले लेता हूँ ये कॉपर का एक एटम, ये दूसरा कॉपर का एटम, और यहाँ पे न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो मेजर करूंगा तो वो आया 256 पिकोमीटर, उसका एवरेज डिस्टेंस लेता हूँ तो उसको आएगा 128 पिकोमीटर। तो इस तरीके से जो मेटालिक रेडियस है वो मेजर की जाती है। आगे एक डेफिनेशन है, लेकिन वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बता दूं जो मैंने वहां पे डिस्कशन किया था, तो वहां पे मैंने डिस्कशन ये किया था कि जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट है, यानी कि एक मॉलिक्यूल ये है Cl2 का और ये दूसरा मॉलिक्यूल Cl2 का है। दोनों Cl के एटम में ये क्लोरीन का एटम और ये क्लोरीन का एटम, इसका डिस्टेंस मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आप जानते हो जब क्लोरीन एटम सेम या डिफरेंट होते हैं तो अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ, ये Cl2 मॉलिक्यूल है, ये Cl2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल का ये Cl एटम और Cl2 मॉलिक्यूल का जो दूसरा Cl है उसका ये एटम, इसका जो न्यूक्लियस है वहां से हम डिस्टेंस ले लेते हैं, सही है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देखिए वंडरवाल जो रेडियस है, वंडरवाल रेडियस यानी कि बॉर्डर है, जो बॉर्डर दोनों की अट्रैक्शन रिपल्सन जो हम वैल्यू ले रहे हैं, ओके, तो वहां पे आप देखिए ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे वंडरवाल रेडियस लेना चाहते हैं तो एवरेज डिस्टेंस करेंगे तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये पार्ट हमें मिल रहा है, इसलिए क्योंकि दो क्लोरीन एटम होते हैं तो दोनों के बीच में रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों की कैपेसिटी होगी और बीच में एक ऐसी जगह आएगी यहाँ पे बॉर्डर मूवमेंट बन जाएगी, इमेजिनरी बॉर्डर, तो वहां पे आपको याद रखना है। तो ये डिस्टेंस को हम कहेंगे वंडरवाल डिस्टेंस यानी कि वंडरवाल रेडियस, और ये वंडरवाल रेडियस है एवरेज डिस्टेंस, और ये है एटॉमिक रेडियस। Cl है इसलिए इसको हम कोवेलेंट रेडियस भी कह सकते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस कम आएगी और वंडरवाल रेडियस है वो ज्यादा आएगी, तो आपको याद रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो यहाँ पे जो मैंने जो डिस्कशन की है तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये वंडरवाल रेडियस के बारे में डिस्कशन की है। केमिकल बॉन्डिंग में आप डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा ही है
लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि वंडरवॉल जो रेडियस है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में मेटालिक रेडियस और उसके बाद में कोवेलेंट रेडियस आएगी। तो आपको वो याद रखना है किस तरीके से जो रेडियस का पार्ट्स है वो याद रखना है, और वो डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर दी है आयनिक रेडियस में, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कशन की वो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद रखना पड़ेगा। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन और क्लोरीन, मैं बता देता हूँ, फ्लोरीन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आएगा He 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता रहा हूँ। फ्लोरीन की हालत यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे देखिए लोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अट्रैक्टिंग जो कैपेसिटी है फ्लोरीन की ज्यादा होगी, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लोरीन का भी ले लेता हूँ एग्जांपल, तो Z = 17 होगा। यहाँ पे Ne 3s2 3px 3py 3pz 2 to 1 हो गया। आउटर मोस्ट सेल में देखिए यहाँ पे क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसका मतलब ये हुआ न्यूक्लियस से फार अवे है। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियस से फार अवे होगा तो जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे कम होगा तो अट्रैक्शन रिपल्सन बढ़ेगा, यानी कि अट्रैक्शन कम होगा, उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन गेन इजीली करेगा। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बहुत ही कम है, यहाँ पे 2 ऑर्बिट नंबर 2 है, यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 3 है, तो आपको याद रखना है। दूसरी बात स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो भी यहाँ पे पार्ट करेगी, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी यहाँ पे पार्ट करती है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है वो ज्यादा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, नेगेटिव, हाईली नेगेटिव, और फ्लोरीन की उससे बाद में आएगी, और उसके बाद में ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। एक बार फिर से वो लेक्चर देख लीजिएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूँ। डिस्कस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आयनेशन एंथैल्पी। डिस्कस आयनेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन। डिस्कस आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर पीरियोडिक टेबल आपने सही तरीके से कर दिया, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीटली पता चल गई, तो ये बहुत ही इजी रहेगा, आप याद रख पाओगे। और दूसरी बात ये है, अगर आपको एक आयनिक रेडियस में मैंने डिस्कशन भी की थी, जो क्वेश्चन था वो Al+3 Mg+2 N-3 O-2 और F-1 है, वो सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है, अगर आप जो न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल करोगे, न्यूट्रल एटम करोगे सॉरी, तो आपको वहां पे नियॉन ही मिलेगा, और नियॉन के हिसाब से वो स्टेबल, यानी कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है उसके हिसाब से आपको जो आयनिक रेडियस है वो यहाँ पे अरेंज करनी है। आपका जो इंडेक्स जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वहां पे आएगा, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक बार हमने डिस्कशन कर ली है तो वो आपको याद रखनी है, किस तरीके से पीरियड में और ग्रुप में आयनिक रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, वो टॉपिक अगर याद कर गया तो बहुत ही इजी तरीके से ऐसे आंसर दे पाओगे। तो ये यहाँ पे जो मेटालिक है, नॉन मेटल्स है, वो कौन से ट्रेंड्स पे जाते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और ये सारे ट्रेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस है, मेटालिक रेडियस है, उसकी भी डिस्कशन हो गई। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में भी बताया था कि यहाँ पे अगर हमने लिख दिया H2O, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का आएगा +1 और ऑक्सीजन का आएगा -2। ये आपको चैप्टर नंबर 8 में रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी, वो क्या होती है, किस तरीके से डिफर है, वहां पे हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आ गया तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और गेन हो रहे हैं, वो नंबर आपको ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको मिलेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हिसाब से आप
बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो आपको याद रखना है जो जो यहाँ पे डिस्कशन की है वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में ले लीजिए और स्टॉप करके यानी कि आप पहले पोस्ट करो और उसके बाद में लेक्चर्स को आप अपनी तरीके से जो लिखना है वो लिख दो और जो ग्राफ है वो भी याद रखो। तो यहाँ पे जो यूनिट 3 का चैप्टर जो यूनिट 3 है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।